हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिनर्जी टू टेक। आई एम रोहित। मैं आपकी केमिस्ट्री का ध्यान रखने के लिए आया हूँ और आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या फिर बोले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है, जो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये चैप्टर आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ रखा है। जी हाँ, आपको अगर ध्यान हो तो 9th क्लास में सेम चैप्टर था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री के सेक्शन में 4th चैप्टर था ये। तो वही चैप्टर यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो आपने वहाँ पढ़ा है उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन होगा, और कुछ नई चीज़ें भी होगी। जितना वहाँ पढ़ा है वो तो है ही सही, उसके अलावा काफ़ी सारी नई चीज़ें होगी। जिन बच्चों ने ये चैप्टर 9th में अच्छे से पढ़ा है उनको प्रॉब्लम कम आने वाली है समझने में, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा अच्छे से, कोई बात नहीं, मैं आपका यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करा दूंगा। तो बात ये आती है कि इस चैप्टर की स्टार्टिंग क्यों हुई, इसको क्यों पढ़ रहे हैं अपन, और इसका क्या यूज है। देखो, 9th क्लास में आपने मैटर पढ़ा होगा, है ना। मैटर आपने पढ़ा होगा कि मैटर, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैव अ सर्टेन मास एंड एक्वायर वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। दुनिया में हर एक चीज मैटर है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जैसे कि पेन, पेन मैटर है ना। अब ये मैटर के बारे में आपने काफी डिटेल में पढ़ा है कि क्या मैटर होता है, कौन सी चीजें मैटर नहीं होती, जैसे साउंड मैटर नहीं है, लाइट वेव मैटर नहीं है ना, ये सब मैटर नहीं होता। पर बात क्या आती है, मैटर किससे बना होता है ना। थ्योरी स्टार्ट हुई कि मैटर किससे बना होता है, हाउ द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ। तो मैटर किससे बना होता है ये आप इनको बताया डाल्टन ने, कि मैटर इज द कंपोस्ट ऑफ एटम, कि एटम से मिलके मैटर बना होता है। या फिर बोले तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। अगर अपन कोई मैटर का पार्ट लेते हैं, सब सपोज आपने ये ले लिया पेन, इसको तो आप ब्रेक कर नहीं पाओगे। सपोज आपने चौक ले ली, है ना, चौक ले ली और आपने उसके बहुत सारे पीसेस किए, छोटे छोटे पीसेस करते गए करते गए करते गए। जो स्मॉलेस्ट पीस होगा ना उसका, जो कि आप देख भी नहीं पाओगे, वो एक एटम होगा। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा मैटर का, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है। अब बात क्या आती है कि वो एटम दिखता कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो देखो, चैप्टर का नाम क्लियर हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मैटर से वर्ड निकला एटम। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा अपन वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी। कुछ ने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, उससे छोटा कुछ नहीं है। पर बाद में पता चला कि आप एटम को भी ब्रेक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर, एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो वो सब कैसे है, उनका क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे आपको पढ़ना है, वही सब अपन इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आपको चैप्टर का थीम समझ में आ गया ना, अपन चैप्टर पढ़ के हो रहे हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसी का बस एडवांस वर्जन है। ठीक है। अब एटम के बारे में बताया था आप सबसे पहले डाल्टन ने, है ना। अब मैं डाल्टन की थ्योरी डिस्कस तो नहीं करने वाला, क्योंकि डाल्टन की थ्योरी अपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपको वो थ्योरी मिलेगी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर है 9th क्लास में, वहां आपको वो थ्योरी मिल जाएगी। फिर मैं उस थ्योरी के पॉइंट रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि डाल्टन ने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। एटम्स ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड शेप। जैसे सपोज आपने ऑक्सीजन गैस ली, ऑक्सीजन का हर एक एटम आइडेंटिकल होगा, उसका मास, उसका शेप सेम होगा। पर वो नाइट्रोजन के एटम से डिफरेंट होगा। नाइट्रोजन के एटम से उसका मास भी अलग होगा, उसकी साइज भी अलग होगी। ठीक है। तो ये काफी सारी थ्योरी पॉइंट्स थे एटम्स के बारे में जो डाल्टन ने दिए थे। कुछ पॉइंट सही थे, कुछ पॉइंट आगे जाके गलत हो गए। जैसे एक पॉइंट था, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। और उसने ये भी बताया था कि एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन ए सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है। ऐसा नहीं कि हाफ एटम कंबाइंड होगा या 1.5 एटम कंबाइंड होगा। जब भी कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनेगा तो आपके सिंपलेस्ट रेशियो में एटम आएंगे, जैसे कि 1:2:3। जैसे सपोज आपने CO2 बनाया, है ना, आपने CO2 बनाया, तो CO2 के अंदर 1 एटम है आपका कार्बन का, 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो 1:2 का रेशियो हो गया ना। वाटर बनाया आपने, तो यहाँ भी 2:1 का रेशियो। ऐसा नहीं कि हाफ एटम कंबाइंड हो रहा है या 1 एटम कंबाइंड हो रहा है ना। ये भी काफी सारे सिंपल पॉइंट थे। ठीक है। वो डेल्टन की थ्योरी में डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि 11th क्लास में आपको पूछने वाला नहीं कि डेल्टन के पॉइंट क्या थे, 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर इसकी थ्योरी फेल कहाँ हुई, इसकी थ्योरी फेल तब हुई, देखो, मिड 18th सेंचुरी से ना डेल्टन के ऊपर क्वेश्चन उठने लग गए
कि ठीक है आपने बोल तो दिया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, पर आपके पास इसका प्रूफ क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। अब वो सब तो चल ही रहा था, पर आपको पता है ये डाल्टन की थ्योरी एक इंडियन के साइंटिस्ट ने भी दी थी, उनका नाम था महर्षि कनद ऋषि, है ना। उन्होंने भी सेम अणु और परमाणु के रूप में इसको नाम दिया था कि परमाणु सबसे, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, पदार्थ बोलते हैं मैटर को, और अणु बहुत सारे परमाणु से मिलके बनता है अणु। देखो ये बोलना टिपिकल होता है क्योंकि अपन डेली लाइफ में इंग्लिश के टर्म से यूज करते हैं, पर जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हुए आते हैं उनके लिए काफी कॉमन वर्ड है अणु और परमाणु। परमाणु होता है एटम, अणु होता है मॉलिक्यूल। तो पर वो थ्योरी कनद ऋषि की आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, जिस लैंग्वेज में उन्होंने थ्योरी लिखी थी उसका वो वर्ल्ड लेवल पे लोगों को समझ नहीं आई, और उनके जो सिग्निफिकेंस थे जो उन्होंने प्रूफ दिए थे वो भी लोगों को इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो, तो इसलिए उनकी थ्योरी आगे नहीं बढ़ पाई। बट डाल्टन की थ्योरी चली काफी टाइम तक। इसकी थ्योरी पे भी काफी सारे क्वेश्चन उठे हैं कि बताओ एटम का शेप कैसा होता है, एटम अगर होता है तो एटम दिखता क्यों नहीं है, वो काफी सारी चीजें एक्स एंड वाई जेड लोगों ने क्वेश्चन करते गए, है ना। अब इसी तरह से आपको मिड 18 सेंचुरी में चार्ज डिस्कवर हो चुका था कि जैसे एबोनाइट रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स वगैरह वगैरह डेवलप होता है। तो फिर डाल्टन से पूछा गया कि आप अपनी थ्योरी में उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, कि एटम के अंदर ये फोर्स कहाँ से क्रिएट हो रहा है, तो डाल्टन नहीं कर पाया। ठीक है, देखो आपको लग रहा होगा मैं काफ़ी सारी थ्योरेटिकल बातें बोल रहा हूँ, पर ये सब जरूरी है चैप्टर का बेस बनाने के लिए। ठीक है, फिर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। वो क्रूक्स की ट्यूब थी, क्रूक्स की ट्यूब ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था, देखो वो थ्योरेटिकली जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्रैक्टिकली सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो पहले के लोग भगवान को बहुत मानते थे, है ना। ये जैसे ये सपोज ये सब क्रिश्चियंस है तो ये अपने गॉड वगैरह को मानते थे, इनके जो पॉप वगैरह होते थे वो कंट्रोल करते थे पब्लिक के ऊपर, है ना। तो सब ऐसे बोलते थे कि सब कुछ भगवान की देन है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लेबोरेटरी में बना सको। जैसे आसमान में बिजली कड़क रही है, तो ये जब भगवान नाराज होते हैं या जब इंसान बुरे काम करता है तो आसमान में बिजली कड़कती है। ठीक है, पर एक एक जोन भी होता था, साइंटिस्ट का जोन होता था, जो उन लोगों की बातों में विश्वास नहीं करते थे। वो बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बिजली कड़कना भगवान के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये एक साइंटिफिक है, ये एक साइंटिफिक है, इसमें पूरी साइंस लग रही है, पूरे लॉजिक्स लग रहे हैं। तो जो लोग भगवान को मानते थे उन लोगों ने बोला कि ठीक है आप प्रूफ करके बताइए, ये भगवान की देन नहीं है, ये आप साइंस की देन है। अगर आप साइंस से बिजली क्रिएट हो रही है, आप इसकी थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप इसको लेबोरेटरी में करके बताओ। ठीक है, लेबोरेटरी में परफॉर्म करो, लैब में आप बिजली कड़का दो, तो हम मान जाएंगे कि हाँ ये लाइटनिंग एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है, ये एक मतलब कंसेप्शुअल और एक साइंटिफिक फिनोमेना है। ठीक है, तो उसी को भी हाफ पे लेकर वो विलियम्स ग्रुप की ट्यूब है ना डिजाइन हुई, उन्होंने इस ट्यूब के अंदर ना बिजली कड़काई थी, है ना। अब वो कैसे कड़काई थी आपने देखा, बिजली तो कड़कती नहीं है, एक चीज है तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया था। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसी प्रैक्टिकल्स को विलियम क्रूक्स की ट्यूब को सर जे जे थॉमसन ने किया था। मैंने वर्ड लिया सर जे जे थॉमसन, सर वर्ड वर्ड इसलिए क्यों क्यों किया, क्योंकि इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को एक अच्छे लेवल पे ले जाके कंप्लीट किया था कि हाँ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब आपने डाल्टन को गलत साबित कर दिया, सर जे जे थॉमसन ने डाल्टन को गलत साबित किया। डाल्टन ने बोला था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का, पर जे जे थॉमसन ने बोला कि एटम से छोटा भी होता है इलेक्ट्रॉन, और कितना छोटा होता है और कितने सारे होते हैं वो बात की बात है, पर एटम से भी छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब उसने इस सब थ्योरी को कैसे मतलब पेपर पे परफॉर्म कैसे किया, लैब में कैसे परफॉर्म किया, वो सब समझेंगे अपन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया था। ठीक है, फिर और इस एक्सपेरिमेंट को सर जे जे थॉमसन ने कंक्लूड किया था। अब देखो कैसे किया था, उन लोगों ने क्या करा, जब लोगों ने पूछा ना कि अब लैब में बिजली कड़का सकते हो क्या, तो उन्होंने देखो क्या चीज एज्यूम करी। देखो एटमॉस्फेयर में बिजली कम से कम 4 या 5 किलोमीटर ऊपर गरजती है ना आसमान में, तो एक तो वहाँ काफी कम प्रेशर रहता है, काफी लो प्रेशर रहता है। आपको याद हो हाइट के साथ जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ली,
उसमें प्रेशर लो करा, सक्शन पंप, मतलब इस ट्यूब में जितना भी प्रेशर था उन्होंने इसको रिमूव कर दिया, मतलब नियर टू वैक्यूम कर दिया इसको, नियर टू वैक्यूम। जैसे 118 का प्रेशर होता है 760 mm एफ जी, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, 1 7 to 10 mm तक कर दिया। ठीक है, अब प्रेशर कम वाली सिचुएशन तो अपन ने क्रिएट कर दी। अब आपको याद हो एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ना, तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और आपको आयोनाइजेशन लेयर, ट्रोपोस्फेयर से डिफरेंट लेयर्स होती है, आपको याद हो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, एनोस्फेयर। तो जैसे जैसे हाइट ज्यादा होती है, लेयर बढ़ती है, तो वहां पे आपको इनर्ट गैसेस फाइंड होती है, वहां पे आपको ऑक्सीजन वगैरह फाइंड नहीं होती, इनर्ट गैसेस फाइंड होती है, लाइक हीलियम, नियॉन। तो उन्होंने क्या करा, इस ट्यूब के अंदर जो गैसेस आपकी एटमॉस्फेयर में फाइंड होती है ना, वो गैस फिल कर दी। जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने हीलियम गैस का, हीलियम गैस फिल कर दी। अब और लाइटनिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, दो क्लाउड आपस में आप स्ट्राइक करते हैं ना, दो बादल आपस में टकराते हैं तो हाई पोटेंशियल डेवलप होता है। ठीक है, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। अब हाई पोटेंशियल डेवलप होता है तो उन्होंने क्या करा, दो प्लेट ली, जैसे दो क्लाउड हो, और आपस में यहाँ पे हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी, हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी, डीसी बैटरी लगा दी 10,000 वोल्ट की। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने भिड़ते ही 10,000 वोल्ट से ही प्रैक्टिकल किया होगा, नहीं, उन्होंने धीरे धीरे वोल्टेज लिया होगा, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, कुछ रिजल्ट नहीं आए होंगे, पहले यहाँ पे एयर ली होगी, कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं आई होगी, तो उन्होंने धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ गए कि यार एटमोसफेयर में हाई एल्टीट्यूड पे ये सब होता है, तो धीरे धीरे वहां पे रीच करे वो, है ना। तो ऐसे करते करते वोल्टेज यहाँ पे आया, तब उनको ऑब्जर्वेशन मिला, तो वहां से ये सेट करा कि 10,000 वोल्ट में मुझे रीडिंग आ सकती है ना। तो ये सब इन्होंने सेट कर दिया, प्रेशर लो कर दिया, हीलियम गैस फिल कर दिया। जब यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज अप्लाई किया है ना, सर्किट ऑन किया, तो यहाँ पे आपको एक ग्लो दिखा, क्या दिखा, बहुत हाई ग्लो दिखा। हाई ग्लो कुछ नहीं, वो हाई ग्लो लाइटनिंग वाला ही ग्लो था, एक चमक दिखी। और उन्होंने इससे ये प्रूव कर दिया कि देखो, जो लाइटनिंग एक आप बता रहे थे गॉड का फेनोमेना है, ये गॉड का, ये मतलब भगवान का, गॉड का नहीं है ये, आप इसको लेबोरेटरी में विद द हेल्प ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो। अब ये प्रैक्टिकल तो हो गया, पर इस प्रैक्टिकल, इस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बेस पे ना जे जे थॉमसन ने बहुत अच्छे रिजल्ट कंक्लूड किए, है ना। पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो आपका यहाँ पे पोटेंशियल लगाया है, जैसे वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्लेट्स की डिस्टेंस कितनी है, प्रेशर कितना है यहाँ पे, जैसे मैंने 10 mm लिया, है ना, गैस कौन सी फील्ड है, हीलियम है, नियॉन है, या नेचर ऑफ कैथोड, ये जो कैथोड और एनोड लगाई है, ये कैथोड का नेचर कैसा है, किस मेटल की बनी हुई है, तो ये अपन ने एल्यूमिनियम की बनाई है यहाँ पे ना। तो ये सब रिक्वायरमेंट है इस प्रैक्टिकल के लिए कि 10,000 वोल्ट पे आपका काम हो जाए, है ना। अब इस प्रैक्टिकल में क्या हुआ, ये जो ग्लो दिखाना, ये ग्लो आपको ऐसे ही नहीं दिखा, इस ग्लो के लिए भी काफी अच्छा कंसेप्ट है। ये जो आपकी यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब है ना, तो इन्होंने क्या करा, परफोरेटेड कैथोड ली थी, है ना। ये आपकी कैथोड इस पार्ट का एक हिस्सा है, ये एनोड की पार्ट का, यहाँ पे सपोज आपकी एनोड है, तो यहाँ पे जो हिस्सा था ना ये वाला, यहाँ पे एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी, लाइक जिंक सल्फाइड एक मटेरियल होता है ना, उसकी इस पे कोटिंग कर दी। ठीक है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी जो फॉस्फोरेसेंट है। अब ये फॉस्फोरेंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ करंट, है ना, कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग ए होल इन द एनोड, है ना। इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एनोड पे होल कर दिया और यहाँ पे कोटिंग कर दी, ताकि वो जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो यहाँ पे स्ट्राइक करे और आपको चमक दिखे। ठीक है, वो मैं समझा दूंगा कि ये कैसे होता है, किसके रिजल्ट आते हैं, पर यहाँ पे सिंपली ऐसे नहीं बात, जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने के बाद आपको वो ग्लो दिखाता है, यहाँ पे स्पॉट्स दिखते हैं जैसे कि आपकी टीवी में दिखते हैं, वो सब मैं आपको रिजल्ट में बता दूंगा। पर कुछ ऐसा उन्होंने किया तो आपको वहां पे ग्लो दिखा, है ना। अभी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट तो काफी सिंपल था, इसमें ज्यादा और डिटेल नहीं है, पर इसके जो कंक्लूजन है ना, इसके जो कंक्लूजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं अब कंक्लूजन डिस्कस करूंगा, जो सर जे जे थॉमसन ने यहाँ पे उनके बिहाफ पे ये चेक किया था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो वो कंक्लूजन बन लेते हैं वन बाय वन, है ना। तब तक आप इसको समझ गए होंगे, प्लीज एक बार आप इसको एनसीईआरटी से भी रिवाइज करिएगा, है ना। एनसीईआरटी से रिवाइज करोगे, वहां भी डायग्राम मेंशन कर रखे हो, तो आपकी थ्योरी थोड़ी और स्ट्रांग होगी। जितनी ये थ्योरी स्ट्रांग होगी ना, उतना अच्छा चैप्टर का आपका बेस बनेगा। तो मैं काम करता हूँ, ये जो कंक्लूजन है, जो इसके रिजल्ट है, वो मैं अगले वीडियो में लेता हूँ, एक कंप्लीट लेक्चर इसी का बन जाएगा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से
क्या समरी मिली अपन को और उससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे अपन वहां पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की।